स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड अवध। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे सहायक संधि और लैप्स की नीति, पंजाब और अवध का विलय। भारत में अंग्रेजी राज की औपचारिक नींव 1757 में प्लासी की लड़ाई के साथ रखी गई थी और उसके बाद 1765 तक अंग्रेजी शक्ति काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर हर प्रकार का नियंत्रण स्थापित कर चुके थे अंग्रेज। दक्षिण में फ्रांसीसियों को यूरोप लौटने का वो मार्ग दिखा चुके थे। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि अंग्रेज काफी ज्यादा भारत में शक्तिशाली हो गए थे और 1773 से लेके 1857 तक भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं लॉर्ड डलहौजी जैसे व्यक्ति मुख्य रूप से भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल रहे। इन सभी गवर्नर जनरलों ने सैनिक शक्ति व कूटनीति का सहारा लेकर सभी भारतीय शक्तियों को परास्त किया तथा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने न केवल राज्य का विस्तार किया बल्कि संगठित करके इसको सुदृढ़ भी किया। तो आज हम इसमें ब्रिटिश राज को भारत में सुदृढ़ बनाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की नीतियों का मेन रूप से हम मूल्यांकन करेंगे और समझने के लिए हमें सहायक संधि और लैप्स की नीति को अच्छे से समझना होगा। सहायक संधि का अर्थ है परस्पर सहायता के लिए आपस में की जाने वाली संधि, अर्थात अंग्रेज इस संधि के तहत विभिन्न रियासतों के शासकों के साथ तालमेल बढ़ाने और दोनों के विकास की सोच रखते हुए अपने ओर से यह प्रस्ताव रखते थे। यह इस संधि का बाह्य दिखावटी रूप था। असल में तो इस संधि इस सिद्धांत पर आधारित थी कि भारतीय शासक किस तरह से ज्यादा अंग्रेजों के ऊपर आश्रित होते जाएं और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए अपनी विदेश नीति, आंतरिक व्यवस्था हर तरह से अंग्रेजों के अनुसार अपना कार्य करें। तो ये सहायक संधि की कुछ शर्तें होती थी जो कि भारतीय शासकों को माननी होती थी। जैसे कि सहायक संधि का स्वीकार करने वाले जितने भी राज्य होंगे अपनी विदेशी नीति के बारे में सारे अधिकार कंपनी को दे देंगे। कंपनी के अनुमति के बिना वे किसी राज्य से युद्ध, संधि और मैत्री नहीं कर सकते थे, चाहे वो स्थानीय शासक हो या फिर वो कोई विदेशी शक्ति हो। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय अंग्रेजों के शत्रु को आश्रय, शरण या नौकरी वो नहीं दे सकते। संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों की सुरक्षा के लिए कंपनी एक सेना रखेगी, लेकिन उस सेना का खर्च राज्य और शासक को उठाना पड़ेगा, भारतीय शासक को उठाना पड़ेगा। इस सेना का संचालन और नेतृत्व अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। संधि स्वीकार करने वाले राज्य के दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट होगा। शासक उसकी सलाह के अनुरूप शासन करेगा। उस राज्य के बारे में निर्णय लेते समय कंपनी के रेजिडेंट की सलाह अवश्य ली जाएगी और मानी भी जाएगी। इन संधियों को स्वीकार करने वाले राज्य की सुरक्षा का विश्वास कंपनी देती थी तथा यह भी आश्वासन देती थी कि वह उनके प्रशासनिक या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी व शासक के बीच किसी भी तरह की मतभेद होने की स्थिति में गवर्नर जनरल से भेंट करके समस्या का समाधान किया जा सकता था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि देशी राजाओं पर दबाव बनाने के लिए यह संधि जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करना चाहती थी। तो वेलेस्ली जो था इस तरह से भारतीय शासकों को अपने जाल में फंसाकर उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहता था। अब अगर हम इस सहायक संधि के क्रियान्वयन की बात करेंगे तो संधि का प्रारूप तैयार करने के बाद वो काउंसिल के सदस्यों को कहता है और उनको आश्वस्त करता है कि वह ऐसी परिस्थितियां बना देगा जिसके बाद भारतीय नरेशों के पास इस संधि को स्वीकार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अपने विशेष दूतों के माध्यम से भारतीय शासकों से वो संबंध स्थापित करता है। भाषा विनम्र होती है लेकिन पूरी दबाव बनाने वाली होती है और इसी तरह से उसने भारतीय शासकों पर दबाव बनाया। भारतीय रियासतों में हैदराबाद, अवध, तंजौर, कर्नाटक, पेशवा, भोसले और सिंधिया
इस संधि को स्वीकार कर लेते हैं और मराठे सरदारों को अपने पक्ष में लेने के लिए भी वेलेस्ली कठोर नीति अपनाता है, लेकिन बाद में वे भी इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वेलेस्ली को ज्यादा धन या ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े, अपने आप ही भारतीय शासक जो है इस संधि को स्वीकार करते गए। अब हम बात करेंगे सहायक संधि के गुण एवं दोषों के बारे में। अगर गुण और दोष हम दोनों ही देखेंगे तो हर तरह से ये संधि फायदेमंद कंपनी के लिए ही थी। भारतीय शासकों को पूरी तरह से इस संधि के द्वारा नुकसान ही नुकसान पहुंचा था। तो इसके गुणों के पक्ष गुण जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि इस संधि के माध्यम से भारतीय शासक शक्तिहीन हो गए, उनके पास सेना नहीं थी, सेना का अभाव था, अंग्रेजों के ऊपर वो पूरी तरह से आश्रित हो गए थे। देशी और विदेशी मामलों में पूरी तरह से कंपनी का नियंत्रण था, उनकी सर्वोच्चता कंपनी की स्थापित हो गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली अन्य यूरोपीय शक्तियों को भी पूरी तरह से उसने संधि की वजह से उनको कमजोर बना दिया था। कंपनी बिना किसी विशेष खर्च के काफी बड़ी सेना रखने में कामयाब हो पाई। कंपनी संधि को स्वीकार करने वाले शासक के दरबार में जो रेजिडेंट रखती थी वो कहने को तो सलाहकार था, पर पूरी तरह से वो शासक के ऊपर नियंत्रण रखता था। और इस संधि के तहत वेलेस्ली अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ा पाया, अपने साम्राज्य को उसने काफी बढ़ा लिया, अपने आप को शक्तिशाली कर लिया और सैन्य शक्ति का भी ज्यादा उसको प्रयोग नहीं करना पड़ा। भारत में प्रशासनिक एकता की दिशा में भी इसको बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर शासक जो है उन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया था और इसी तरह से सहायक संधि अंग्रेजी राज के प्रचार प्रसार और विस्तार का मुख्य कारण बनी थी। इसके सारे गुण या लाभ अंग्रेजों को ही प्राप्त हुए थे। अब संधि के अवगुणों की बात करेंगे तो अवगुण भारतीय शासकों के लिए ये पूरी तरह से नुकसानदायक थी। भारतीय शासक हर तरह से अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, कमजोर हो गए थे, असहाय हो गए थे और अपने हितों की वो सुरक्षा नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये पूरी तरह से ये संधि जो है ये ठीक नहीं थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, अवध, मैसूर और मराठा संघ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सहायक संधि जो है विभिन्न पक्षों की जानकारी अगर हम लें तो वेलेस्ली की साम्राज्यवादी भूख का ये पहला कार्यकाल अध्याय था, जिसको अपनाकर उसने भारतीय नरेशों की स्वतंत्रता समाप्त करके अपनी कंपनी को सर्वोच्चता प्रमाणित करवाई। अंग्रेजों के लिए यह संधि वरदान थी, भारतीयों के लिए अभिशाप थी। हर तरह से उचित अनुचित ढंग अपनाकर इसको लागू किया गया और इस तरह से हम देखेंगे ये उसकी सफल कूटनीति एवं सोच का परिणाम थी। भारत में आते ही वेलेस्ली ने अपना कार्यक्रम सर्वोच्चता पर भारत में अपनी कंपनी का विस्तार करना बनाया था और इसके तहत उसने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। लेकिन जहां सहायक संधि की संभावना नहीं थी वहां उसने युद्धों का सहारा लिया। इन युद्धों की कड़ी में सबसे पहले मैसूर के साथ उसका युद्ध हुआ था। वैसे तो पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजों और मैसूर के बीच के युद्धों के बारे में पढ़ा है। पहला मैसूर युद्ध हैदर अली के साथ हुआ था, दूसरा मैसूर युद्ध भी इन्हीं के साथ हुआ था। इस तरह से हम ये देखेंगे कि ज्यादातर युद्ध इनके अनिर्णायक रहे थे, लेकिन जो दूसरा मैसूर युद्ध था वो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। लेकिन मैंगलोर की संधि झूठी शांति कायम करने में कामयाब रही और दोनों ने इसे केवल विराम के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन अंग्रेज भी और मैसूर के शासक भी युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे। टीपू सुल्तान इस संधि से दुखी तो अवश्य था, लेकिन हार मानने के लिए तैयार वो बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के साथ ही मैसूर राज्य और उसके सहयोगी फ्रांसीसियों का अस्तित्व
भारत में लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। अंग्रेजों ने उसके साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। अंग्रेजों ने मैसूर के शेष तथा छोटे से भाग पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बिठाया। इस नए शासक ने सहायक संधि स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गया था। बाद में विलियम बेंटिक ने मैसूर के शासक पर कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर दिया था। इसी कड़ी में दूसरा युद्ध अंग्रेजों का मराठों के साथ हुआ था। वेलेस्ली ने साम्राज्यवादी कदमों को बढ़ाते हुए अपना अगला निशाना मराठों को बनाया, क्योंकि उस समय भारत में मराठे सबसे शक्तिशाली माने जाते थे और जब तक मराठों को वो अपने प्रभाव में नहीं लेता तब तक कंपनी का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता था। वेलेस्ली ने मराठों के समक्ष भी सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने की वजह से उसने उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया और उनके बीच में युद्ध हुआ। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि मराठे जो हैं वो 5 भागों में बटे हुए थे। पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर व नागपुर का भोसले, ये लोग 5 भागों में विभाजित थे। ये सभी नाम मात्र के लिए संघ में थे, जिसका नेतृत्व पूना का पेशवा कर रहा था। वेलेस्ली ने इस संघ को तोड़ने की कोशिश की और मराठों को कमजोर करके कंपनी का प्रभुत्व स्थापित किया था। इसी के तहत हम देखेंगे कि वेलेस्ली का काफी ज्यादा इनके बीच में संघर्ष हुआ था, सिंधिया के साथ, भोसले के साथ, होलकरों के साथ, और अंत में आप ये कह सकते हो कि इस तरह से मराठों और अंग्रेजों के बीच कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे थे। इनके बीच संघर्ष काफी लंबे समय तक जारी रहा था। अभी तक हमने देखा कि वेलेस्ली ने सहायक संधि व युद्ध नीति को अपनाकर कंपनी की सीमाओं का विस्तार किया, परंतु अभी भी कुछ ऐसे राज्य रह गए थे जहां पर वो अपने पांव नहीं पसार सका था। इसलिए उसने कुछ अन्य तरीके अपनाए, जैसे कुछ राज्यों पर उसने कुशासन का आरोप लगाया, कुछ जगह कुछ अन्य ढंग अपनाकर उसने अपनी साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसमें सबसे पहले कर्नाटक एक ऐसा राज्य था जो पहले तो अंग्रेजों का मित्र बन गया। फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के बाद तो यह राज्य अंग्रेजों पर आधारित हो गया। 1792 में कर्नाटक के नवाब और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार नवाब ने प्रतिवर्ष कंपनी को कुछ धन देना माना तथा स्वीकार किया कि वह किसी अन्य राज्य से संबंध नहीं बनाएगा, लेकिन कर्नाटक का नवाब ऐसा नहीं कर पाया। मैसूर के तीसरे युद्ध श्रीरंगापट्टनम से कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने टीपू सुल्तान की सहायता करने का भी प्रयास किया था। इसी कारण वेलेस्ली ने कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप किया। 1801 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई। वेलेस्ली ने नवाब के पुत्र की बजाय भतीजे को वहां का नवाब बनाना चाहा। नवाब का भतीजा अजीमुद्दौला इसके लिए तैयार था। इस तरह से वेलेस्ली ने उसे धोखे में रखकर कर्नाटक का राज अंग्रेजी राज में मिला लिया। उसने यह तर्क दिया कि कर्नाटक के नवाब अपना प्रशासन ठीक से नहीं चला रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने उसका विलय अपने राज्य में कर लिया है। अगला राज्य आता है तंजौर। तंजौर के शासक की मृत्यु 1802 में हो गई थी। इसके शासक तुलाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इसके 2 दावेदार थे, एक उसका भाई तथा उसका दूसरा दत्तक पुत्र। वेलेस्ली ने उसके दत्तक पुत्र सरफोजी को नवाब बनाया। सरफोजी ने अनुरोध करके अपना शासन कंपनी को दे दिया और स्वयं 40,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन उसने लेनी शुरू कर दी। तो इस तरह से कहा जाता है इस कार्य के लिए भी वेलेस्ली ने तंजौर के शासक के ऊपर दबाव बनाया था। अगला राज्य आता है सूरत। सूरत का राज्य भी कंपनी के संरक्षण में था। 1799 में यहाँ के नवाब की मृत्यु हो गई। वेलेस्ली ने भी इस राज्य को कंपनी का हिस्सा बना लिया। उसने नए नवाब को पेंशन का प्रस्ताव दिया, परंतु उसे न राज दिया न ही पेंशन। इस तरह से हम कहेंगे कि ये वेलेस्ली के द्वारा किया गया सबसे ज्यादा निंदनीय कार्य था।
अन्य स्थानों में फर्रुखाबाद के नवाब की भी मृत्यु हो गई। इसका नया नवाब अल्पायु था, वह स्वयं उसका संरक्षक बन गया। उसका राज कंपनी के राज में मिलाकर नए नवाब को पेंशन दे दी। यहाँ पर भी वेलेस्ली ने अपने चिर परिचित अंदाज से कंपनी का विस्तार किया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वेलेस्ली ने साम्राज्य के विस्तार के लिए अधिकतर अनुचित साधनों का प्रयोग किया। उसने कूटनीतिक, योजनाबद्ध, दबाव व युद्ध की नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम वेलेस्ली ने किया था, आगे जाकर वही हम लॉर्ड डलहौजी के लैप्स की नीति के बारे में देखेंगे कि उसने किस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया। लॉर्ड डलहौजी की पहचान एक साम्राज्यवादी और सुधारक के रूप में थी। उसने अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार तथा सर्वोच्चता अपना मुख्य ध्येय बनाए रखा। उसने अपने इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए हर प्रकार के उचित और अनुचित साधनों का सहारा लिया, और इसके लिए उसने अपनी एक अलग ही नीति बनाई थी जिसको हम लैप्स की नीति कहते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए जो विभिन्न प्रकार के कदम उठाए, उसमें सबसे विवादास्पद नीति विलय की नीति थी। यह नीति भारतीय समाज के मूल्यों के विपरीत थी, जिसके कारण अंग्रेजों को स्थानीय लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो अगर हम इस नीति को देखें तो हिंदू परंपरा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जिसके संतान ना हो, वो किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना वारिस बना सकता था, जिससे उसकी हर प्रकार की संपत्ति, शक्ति का उत्तराधिकारी उस बच्चे को माना जाता था जिसे वह गोद लेता था। आम लोगों की तरह भारतीय राजवंशों में भी इस परंपरा का पालन किया जाता था और निसंतान व्यक्ति अपने जीवन काल में ही इस प्रकार की औपचारिकता को पूरा कर दिया करता था। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित होने लगा, उसके बाद इसका पालन काफी लंबे समय तक होता रहा। किसी भी गवर्नर जनरल या सरकारी घोषणा के अनुसार इस प्रथा को मान्यता मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसको मान्यता ना दी गई हो। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनता है तो एक वो निर्णय लेता है कि किसी भी भारतीय शासक को गोद लेने का तो अधिकार है, लेकिन गोद लेने से पहले उसको कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंपनी से मान्यता लेनी पड़ेगी। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि लॉर्ड डलहौजी के आगमन के समय भारत में कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे अंग्रेजों के अधीन। एक तो होते थे स्वतंत्र राज्य जिनका कंपनी से कोई भी संबंध नहीं था। दूसरे थे मित्र राज्य, कंपनी इनके बारे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती थी, ये मात्र विदेशी मामलों के बारे में सजग रहती थी। तीसरे होते थे आश्रित राज्य, जो पूरी तरह से अंग्रेजों पर आश्रित रहते थे और ये राज्य पूरी तरह से कंपनी की अनुकंपा पर ही आश्रित थे। लैप्स की नीति तीसरी प्रकार के राज्य अर्थात आश्रित राज्यों पर पूरी तरह से लागू होती थी, जबकि दूसरी तरह के राज्य अर्थात मित्र राज्यों के साथ उनके अंग्रेजों के साथ संबंधों की प्रकृति पर निर्भर होता था कि उन्हें इसकी मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। यह अधिकार कंपनी के पास थी। लैप्स की नीति के नियम के अनुसार अगर ऐसा कोई भी राज्य जो अंग्रेजों पर आश्रित है या अंग्रेजों का प्रभाव में है, उसका शासक निसंतान मर जाता है तो उसे पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं होगी, बल्कि उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। डलहौजी ने गोद निषेध कानून को लागू करने के लिए औपचारिक कदम उठाने के आदेश दे दिए थे और इस तरह से उसकी लैप्स की नीति जो है वो काफी ज्यादा विवादास्पद रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय शासक थे जो निसंतान थे, या तो वो गोद लेना चाहते थे या फिर उन्होंने गोद लिया हुआ था, तो उनके दत्तक पुत्र को यह अधिकार नहीं था कि वो उनके बाद शासक बनेगा राजा की मृत्यु के बाद, या फिर उसको किसी भी तरह के अधिकार जो हैं प्राप्त होंगे। तो डलहौजी अपने इस आदेश के तहत बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में शामिल करने की घोषणा कर देता है।
इसमें सबसे पहला राज्य आता है सतारा। सतारा के शासक की मृत्यु 1848 में हो जाती है। अपनी मृत्यु से पूर्व ही उसने एक पुत्र को गोद लिया हुआ था। उसने कंपनी के नियमों के अनुरूप पुत्र को मान्यता देने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन डलहौजी इसकी आज्ञा नहीं देता है और आज्ञा के बगैर सतारा को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना दिया जाता है। तो सबसे पहले इस नीति का जो शिकार है वो सतारा का राज्य होता है। अगला आता है राज्य नागपुर। नागपुर का शासक राघोजी भी निसंतान था। पुत्र को गोद लेने के लिए वो आवेदन करता है। उसके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उसकी मृत्यु के बाद विधवा रानी अपने एक निकट संबंधी को गोद लेती है, लेकिन उसको भी मान्यता अंग्रेजों के द्वारा नहीं मिलती है और वो अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य आता है वो है झांसी। झांसी पहले पेशवा के राज्य का हिस्सा था, परंतु कंपनी ने उसे अलग करके रामचंद्र राव को वहां का स्वतंत्र शासक बना दिया। इसके बाद गंगाधर राव उसका उत्तराधिकारी बना। गंगाधर राव की मृत्यु भी दत्तक पुत्र की अनुमति प्राप्त हुए बिना 1853 में मृत्यु हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आनंद राव को गोद लेती है, लेकिन डलहौजी से उसको भी मान्यता प्राप्त नहीं होती है और 1854 में इस राज्य को भी अंग्रेजी राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया जाता है। अगला राज्य आता है संबलपुर, जो उड़ीसा में था। यह रियासत भोसले रियासत का हिस्सा थी, लेकिन 1849 में यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद रानी ने पुत्र गोद लेने के बजाय स्वयं शासन अपने हाथों में ले लेती है और पुत्र गोद लेने के लिए आवेदन भी नहीं करती। तो डलहौजी जो है इस राज्य को भी अपने राज्य का हिस्सा बना लेता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कुछ अन्य राज्य भी थे जिनको इस नीति के तहत अंग्रेजी राज्यों में मिलाया गया था, जैसे जैतपुर, उदयपुर, करौली, अन्य और भी राज्य थे जिन पर कंपनी का कब्जा इस नीति के तहत कर लिया जाता है। तो इस नीति की अगर हम समीक्षा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेज इतिहासकार हैं जो लैप्स की नीति के पक्ष में तर्क देते हैं। तो अगर हम पक्ष में तर्क की बात करेंगे तो वो लोग इस नीति का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि डलहौजी का ये निर्णय जो है ये न्यायोचित था। और इस मत के समर्थन में वो ऐसा कहते हैं कि डलहौजी ने धार्मिक या सामाजिक जीवन में भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया था, उसने केवल राजनीतिक तौर पर ये निर्णय लिया था। आश्रित राज्य थोड़े से ही थे, नाम मात्र के राज्य थे। कंपनी जब चाहती उनको राज्य में मिला सकती थी। तो इस कानून के तहत वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और जो भारतीय शासक थे वो जो पहले सहायक संधि थी उसका आधार देखते हुए वो अपनी जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, उनके साथ न्याय नहीं करते थे। इसके बजाय भारतीय शासक जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए सारा समय ऐश्वर्य और विलासिता के जीवन बिताने में कर देते थे। तो इसीलिए जनता की भलाई के लिए उसको ऐसी नीति बनानी पड़ी ताकि वो भारत के लोगों का भला कर सके। तो डलहौजी जिन राज्यों को का विलय करता था इस नीति के तहत, वहां राजा की विधवाओं को वो पेंशन दिया करता था, उनका महल भी उनको दिया करता था रहने के लिए, उनके परिवार के सदस्यों की आजीविका की समुचित व्यवस्था किया करता था, उनका आवास खाली नहीं कराता था। तो वो काफी तर्क देते हैं कि ये जो नीति है लैब्स की ये गलत नहीं है, ये डलहौजी के द्वारा सोचा समझा एक निर्णय लिया गया था। अगर हम इसके विपक्ष में तर्क देखें तो ऐसे बहुत सारे हमारे भारतीय इतिहासकार हैं और दूसरे भी विदेशी इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं कि डलहौजी को हिंदुओं एवं भारतीयों की धार्मिक व सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। अगर कोई दत्तक पुत्र संपत्ति का वारिस है तो वो राज्याधिकार का वारिस क्यों नहीं है। और इस नीति को डलहौजी ने बड़ा ही सख्ती और तिरस्कार पूर्ण ढंग से लागू किया था। शासकों का वो तिरस्कार करता था, आवेदन पर विचार नहीं करता था, काफी लंबे समय तक उनकी अर्जियां पड़ी रहती थी, इस बीच में शासक की मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरह से जानबूझकर उसको
लेट किया जाता था उनकी अर्जियों पर विचार करने का। शासक जो है पुत्र को गोद नहीं ले पाते थे और फिर वो राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया जाता था। तो डलहौजी जो है उसने यह सिद्धांत केवल आश्रित राज्यों पर ही लागू किया था, यह सत्य है, लेकिन इससे पहले स्वतंत्र राज्यों को भी आश्रित राज्य बनाया और इस तरह से उसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का भारत में काफी ज्यादा उचित या अनुचित रूप से इसको लागू किया था। तो इस तरह से हम डलहौजी की लैप्स की नीति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के बाद ये कह सकते हैं कि उसकी साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा थी। उसने अपनी बात व देश को पूर्ति के लिए बहुत सारी ऐसी बातों का प्रचार किया जिसके कारण भारतीय शासक बदनाम हो और उसकी नीति का समर्थन करें। सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आधार पर उसे कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वह भारतीय शासकों को इस अधिकार से वंचित करे। डलहौजी ने लैप्स की नीति के माध्यम से अपने आश्रित राज्यों को तथा युद्ध के माध्यम से अपने शत्रु राज्यों को शिकार बनाया। उसने कुछ ऐसे राज्यों का भी अधिग्रहण किया जिन पर ये दोनों शर्तें लागू नहीं होती थी। इसमें उसने कुशासन या कोई और आरोप लगाकर उन पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी राज्य का हिस्सा उन्हें बना दिया गया। इसमें इस कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे बरार मध्यकाल में एक स्वतंत्र रियासत होती थी। उत्तर मुगल काल के बाद हैदराबाद का राज्य अस्तित्व में आया तो बरार उसके अधीन हो गया, लेकिन हैदराबाद का निजाम ज्यादा इस पर नियंत्रण बरार के ऊपर नहीं रख पाया, क्योंकि एक तो वहां की भौगोलिक स्थिति अगर हम देखेंगे तो वो काफी दूर था हैदराबाद से। दूसरी बात है कि यहाँ की सामाजिक संरचना थी। तो इस तरह से काफी ज्यादा आप देखोगे कि बरार की स्थिति जो है वो इतनी ठीक नहीं थी। डलहौजी निजाम पर दबाव डालता था कि बहुत सारा कर्जा जो नवाब ने ले रखा है उसको जल्दी चुकाए, क्योंकि कंपनी हैदराबाद में जो रह रही है उसका व्यय बढ़ रहा है। निजाम इसे तत्काल देने में असमर्थता जताई। तो डलहौजी कहता है कि अपना राज का कुछ क्षेत्र वो कंपनी को दे दे और इस कड़ी में वो कहता है कि बरार जो कि कपास के उत्पादन के लिए विख्यात था, कंपनी को कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो वो बरार का जो इलाका है वो डलहौजी नवाब से मांग लेता है। डलहौजी निजाम के समक्ष प्रस्ताव रखता है कि कुछ समय के लिए बरार कंपनी को दे दे। इसका कारण बताया गया, नवाब इस क्षेत्र का प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रहा है। तो कुशासन का आरोप नवाब पर लगा दिया जाता है और इसके बाद हम देखेंगे कि डलहौजी जो है कुछ समय के लिए बरार लेता तो है निजाम से, लेकिन बाद में कहता है ये कि शासन व्यवस्था ठीक करने के बाद वो निजाम को बरार लौटा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाद में निजाम को बरार लौटाया भी नहीं जाता है और बरार को किसका हिस्सा बना दिया जाता है? अंग्रेजी साम्राज्य। तो इस तरह से कुशासन के आधार पर बरार अंग्रेजों के साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। दूसरा राज्य आता है अवध, जहां कुशासन के आधार पर डलहौजी अवध पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अवध अंग्रेजों का सदा से ही मित्र रहता है। उसने हर परिस्थिति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने उसके नवाब को अभी तक किसी भी संधि के लिए कहा तो उसकी ओर से कभी मना नहीं किया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद नवाब जो है अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बन जाता है। 1801 में अवध ने अंग्रेजों की सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। सहायक सेना का खर्च के लिए रोहेलखंड व दोआब का क्षेत्र भी अंग्रेजों को दे दिया। इस संधि के बाद अवध में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि अवध की शासन व्यवस्था को अच्छा किया जा सके। इसी कारण अवध के नवाब ने सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले ली। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट ने अवध के साधनों का दुरुपयोग कर उसकी आर्थिक दशा को काफी खराब कर दिया। इस तरह से हम ये देखेंगे कि अवध की जो आर्थिक, सामाजिक, सैनिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। फिर इस तरह से क्या हो गया, डलहौजी जब आता है भारत में तो सारी बातों की समीक्षा करता है और अवध में एक नया रेजिडेंट स्लीमेन को भेजा जाता है। स्लीमेन को इस आशय के साथ वो भेजता है कि वो एक आधार बनाए, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि अवध को अंग्रेजी राज में
जो है मिला दिया जाए, और स्लीमन जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट नहीं भेजता है। फिर उसके बाद किसी और को वहां का नया रेजिडेंट बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे इस तरह से हालत खराब होती जाती है, और उसके बाद रेजिडेंट जो है वहां का 1856 में अंग्रेज रेजिडेंट नवाब वाजिद अली शाह से मिलता है, एक संधि पत्र उसके सामने प्रस्तुत करता है। नवाब इस संधि पत्र को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि इसमें लिखा था कि नवाब अवध का प्रशासन चलाने में असमर्थ है और स्वेच्छा से वो अपनी सारी शक्तियां, अपने सारे अधिकार अंग्रेजों को देना चाहता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि कंपनी जो है कुशासन का आरोप अवध के नवाब के ऊपर लगा देती है, और इसके बाद नवाब द्वारा मना करने पर डलहौजी अवध के विलय की औपचारिक घोषणा 13 फरवरी 1856 को कर देता है। अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति की पराकाष्ठा थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास अवध के विलय के लिए कोई ठोस कारण था ही नहीं। फिर भी वो जोर जबरदस्ती करके नवाब वाजिद अली शाह का अपमान करते हैं और अवध को अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। इसी तरह से अपनी साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से कंपनी की सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार डलहौजी के द्वारा कर दिया जाता है। इस विस्तार के अतिरिक्त कुछ कार्य ऐसे भी थे जिससे सीमा विस्तृत नहीं होती थी, बल्कि कंपनी का प्रभाव बढ़ता था, आर्थिक लाभ होता था। तो ऐसा करने से कंपनी की सर्वोच्चता के लिए उसने कई कार्य किए थे, जिसमें कर्नाटक, पेशवा, तंजौर, इन सभी राज्यों के साथ वो गलत सलूक करता है, और वहां कई राज्यों को अपने राज्य में उसके द्वारा शामिल कर दिया जाता है। तो कोई ना कोई तरीका निकालकर डलहौजी के द्वारा अनेक भारतीय शासकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। अब हमें पंजाब के विलय के बारे में पढ़ना है। तो पंजाब युद्ध के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल होने वाला आखिरी राज्य था। हम ये देखेंगे कि सिख शक्ति का उदय मुगलों के काल में हुआ था। पहले ये केवल धार्मिक और सामाजिक समुदाय था, पर बाद में ये राजनीतिक शक्ति बन गया। सिख राज की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1792 में की गई थी, जिन्होंने अपनी योग्यता और साहस के बल पर इस राज्य को पहचान और प्रतिष्ठा प्रदान करी थी। रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। समस्या तो रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद शुरू हुई। पंजाब अब राजनीतिक कलह और गृह युद्ध का मैदान बन गया। उसके परिवार में ही फूट पड़ गई और पंजाब की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। जहां पंजाब की हालत खराब हो गई थी, वहीं अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। दोनों के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। अंततः प्रथम अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसमें सिखों को हार का सामना करना पड़ता है। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 8 मार्च 1846 को दोनों के बीच लाहौर की संधि होती है। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। दिलीप सिंह को पंजाब का शासक मान लिया गया, जबकि रानी जिंदान को उनकी संरक्षिका तथा लाल सिंह को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। दिलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण का क्षेत्र दोआब, जालंधर, हजारा तथा व्यास व सतलुज के बीच का क्षेत्र के किले अंग्रेजों को सौंप दिए। खालसा सेना की संख्या घटाकर 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल कर दी गई। कश्मीर को पंजाब से अलग कर गुलाब सिंह डोगरा को 1 करोड़ में बेच दिया जाता है तथा गुलाब सिंह ने 50 लाख रुपए अतिरिक्त भी अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजी सेना को जरूरत पड़ने पर पंजाब से गुजरने की छूट मिल गई तथा युद्ध में जितनी तोपें सिखों ने प्रयोग की वो सारी अंग्रेजों की हो गई। दिलीप सिंह ने स्वीकारा कि वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय व अमेरिकन को सैनिक या असैनिक नौकरी नहीं देगा। दिलीप सिंह की रक्षा एक अंग्रेज टुकड़ी करेगी तथा अंग्रेज सिख राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह लाहौर की संधि से स्पष्ट होता है कि अंग्रेज पंजाब सरकार को कमजोर करना चाहते थे और इसके पश्चात पंजाब की हालत काफी दयनीय हो गई। सिख इस संधि को अपमानजनक मानते थे। वे कमजोर जरूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया था।
तो अब हम ये देखेंगे कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के बाद पंजाब का वातावरण जो था उससे ये स्पष्ट होता था कि यहाँ दीर्घकालिक शांति नहीं हो सकती। युद्ध के बाद की संधि से सिख इसलिए दुखी थे कि उनका अपमान हुआ है, जिसके कारण उन्हें उनके अपने ही विश्वासघाती हैं। दूसरी ओर अंग्रेजों को भी लगता था कि सिखों को हराकर उनके पूरे राज्य को आसानी से ब्रिटिश राज में मिलाया जा सकता था, क्योंकि सिखों के नेतृत्व कर रहे दिलीप सिंह, उसकी माता व मंत्री तीनों में ही कोई भी योग्यता नहीं थी। इसी बीच लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। वो पंजाब की स्थिति का पूरा जायजा लेता है। जल्दबाजी में वो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिसका परिणाम अंग्रेजी राज के हित में ना हो। फिर पंजाब में युद्ध की स्थिति को कैसे बनाना है, इसके बारे में वो षड्यंत्र रचता है। युद्ध की स्थिति बन जाती है। युद्ध की शुरुआत सिखों की ओर से करी जाती है और इस तरह से हम ये देखेंगे कि युद्ध में सिखों की हार होती है। और इसी तरह से डलहौजी ने अपनी नीति के अनुरूप पंजाब के सिख राज्य, जिसका गौरव रणजीत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको समाप्त कर अंग्रेजी राज में वो शामिल कर लेता है। डलहौजी अपनी इस नीति के कारण आलोचना का शिकार भी बनता है, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध की समाप्ति के साथ ही पंजाब राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। महाराजा दिलीप सिंह को अपनी माता महारानी जिंदन के साथ 50,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया जाता है। सिख सेना को भंग कर दिया जाता है। पंजाब का शासन एक विशेष बोर्ड को सौंप दिया गया। पंजाब के सभी प्रमुख पदों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। डलहौजी ने जांच पड़ताल के बाद उन सभी विद्रोहियों को दंड दिया जिनकी सिख युद्ध में विद्रोह की भूमिका रही। अधिकतर की जागीरें जब्त कर ली गई और कुछ समय बाद उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी किया गया, जिसके कारण कुछ सिख अंग्रेजी राज्य के पक्षधर बन गए। तो संक्षेप में पंजाब का विलय नैतिक दृष्टि से तो बहुत ज्यादा अनुचित था, लेकिन कंपनी के विस्तारवादी दृष्टिकोण व डलहौजी के स्वार्थ की दृष्टि से ये निर्णय ठीक था, क्योंकि उसकी सीमा अफगानिस्तान तक पहुंचती थी तथा अंग्रेज राज अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से होने वाले आक्रमणों से भी बचना चाहते थे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि पंजाब वो आखिरी राज्य था जिस पर डलहौजी अपनी नीति के तहत अलग अलग नीतियां जो उसके द्वारा अपनाई गई थी, युद्ध की नीति, उसके तहत वो पंजाब को भी अपने अधीन करने में कामयाब हो जाता है और भारत में अपने प्रशासन को मजबूत करके भारत में काफी लंबे समय तक शासन करने की योजना उसकी सफल हो जाती है।